नाउ अब बात करते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर? नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? लुक, इन ह्यूमन फीमेल यू हैव हर्ड अबाउट अ पीरियोडिक ब्लीडिंग. हर महीने ह्यूमन फीमेल में पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है. क्लियर? तो जो यूट्राइन चेंजेस हो रहे हैं हर महीने, क्लियर, तो उस चेंजेस के दौरान एंडोमेट्रियम टूटती है और एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. ठीक ना? मेंसेस मतलब होता है ब्लीडिंग. मेंस्ट्रुएशन का मतलब भी क्या होगा? ब्लीडिंग. इज दिस क्लियर? तो जिस साइकिल में ब्लीडिंग होती है उसको आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैमल्स. जब मैमल्स की बात करोगे तो मैमल्स को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. ठीक? प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स. क्लियर? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमेट फीमेल्स, इसका मतलब इसमें आते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी. लाल मुंह का बंदर, काला मुंह का बंदर, दीज ऑल आर व्हाट? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज. क्लियर? नाउ प्राइमेट में और भी कौन आते हैं? एप्स. एप्स में आते हैं गुरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटैन एटसेट्रा. और एक आपने बात की ह्यूमंस. क्लियर? सो केवल प्राइमेट फीमेल्स के अंदर, मतलब इनके अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बाकी और किसी मैमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. उनमें केवल क्या होती है? ईस्ट्रस साइकिल. कौन सी होती है? ईस्ट्रस साइकिल. नाउ सो टॉकिंग अबाउट नॉन प्राइमेट फीमेल्स. क्लियर? नाउ जब नॉन प्राइमेट फीमेल्स की बात करेंगे तो क्या खास बात है, इधर ध्यान दो. ठीक है ना? काउ, बफेलो, शीप, गोट, लायन, एलिफेंट. क्लियर? इनमें किसी भी फीमेल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती. क्यों? ध्यान दो, इनके अंदर भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम रिमूव जब होगी तो दिस इज रिमूव्ड बाय फैगोसाइटोसिस. क्लियर? यहां फैगोसाइटिक सेल्स धीरे धीरे पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम को धीरे धीरे खाते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे. इसलिए ऑल यूट्राइन चेंजेस आर एब्सॉर्ब्ड विद इन द यूट्रस और वेजाइना के थ्रू कोई ब्लड बाहर नहीं निकलता. इस साइकिल को बोलते हो आप ईस्ट्रस साइकिल. क्लियर? तो नॉन प्राइमेट फीमेल्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है और प्राइमेट फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. तो मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या बताया था मैंने? ब्लीडिंग. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तो एक टर्म बताता हूं, दैट इज मेनार्च. क्लियर? फीमेल के पैदा होने के बाद जब वो करीब 12 साल की होती है तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. इज दिस क्लियर? तो पैदा होने के बाद जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है दैट इज टर्म्ड एज मेनार्च. क्लियर? नाउ करीब 50 इयर्स के आसपास देखो, ह्यूमन बींग्स में 45 से लेकर 55 के बीच में कभी भी मेनोपॉज आ जाता है. सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज 50 इयर्स. नाउ मेनोपॉज का मतलब क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में परमानेंटली बंद हो जाती है उसको क्या बोलते हो? मेनोपॉज. सो द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन ह्यूमन फीमेल इज अराउंड 50 इयर्स. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज मेनोपॉज? आपको बताया था मेनोपॉज का मतलब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ अब देखो, किसी फीमेल के अंदर मेनार्च कब आया? मान लो 10 साल की एज के अंदर आ गया और उसके अंदर मेनोपॉज कितने में आया? 50 इयर्स के अंदर आया. तो अगर मेनोपॉज की एज में से मेनार्च को माइनस कर दूं तो उस फीमेल का क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने? रिप्रोडक्टिव एज. इज दिस क्लियर? तो इस फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज कितनी हुई? 40 इयर्स. कितनी हुई? 40 इयर्स. इज दिस क्लियर? नाउ लुक, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो दिस एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली डिपेंड्स ऑन 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स: एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. यही वो हार्मोन्स हैं जिनकी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करेंगे. क्लियर? नाउ तो मैं अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता हूं. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोन्स रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल. लुक, हाइपोथैलेमस की बात करोगे, इट रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन्स. गोनेडोट्रोपिन्स एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी. पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू दिस जीएनआरएच रिलीजेस एफएसएच एंड एलएच. लुक, एफएसएच, एलएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं और ये कहां एक्ट करेंगे? गोनैड्स पर. क्लियर? और फीमेल में गोनैड कौन है? ओवरी. क्लियर? एफएसएच, एलएच की वजह से ओवरी में क्या स्टार्ट होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट. और डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या सीक्रेट करेंगी? एस्ट्रोजन. क्लियर? और प्रोजेस्टेरॉन.
इज दिस क्लियर? ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहां काम करते हैं? यूटेरस पर. कहां काम करेंगे? यूटेरस पर. इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, अगर ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एफएसएचएलएच कम होगा. इज दिस क्लियर? वेनेवर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज हाई इन ब्लड तो एफएसएचएलएच का लेवल कम होगा, और ब्लड में जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एफएसएचएलएच ज्यादा होगा. इज दिस क्लियर? ठीक, तो इसको बोलते हैं आप नेगेटिव फीडबैक, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा राइट नाउ. अब देखो, ब्लड में जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, सो दिस इज नोटिस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी. ये नोटिस होते ही हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच कम हो जाएगा, तो यहां से एफएसएचएलएच कम हो जाएगा, तो ओवरी के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस आप देख रहे हो, तो यहां से हार्मोन्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो ये नोटिस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी. इज दिस क्लियर? और एफएसएचएलएच का अब सीक्रेशन कम हो जाएगा, के बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो कौन कम होगा? एफएसएचएलएच. इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, तो ये आपने बात की, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होने के बाद एफएसएचएलएच कम होगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोजन, हे गाइस, अब केवल मैं किसकी बात करता हूं? एस्ट्रोजन. देखो, जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है तो ये हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक. ध्यान दो, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो यह पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एलएच का लेवल कई गुना बढ़ जाता है. इसको बोलते हो एलएच सर्ज. एलएच ज्यादा होगा तो एंट्रल फ्लूइड ज्यादा होगा और फॉलिकल रप्चर हो जाएगी. तो एलएच सर्ज फाइनली कॉजेज ओव्यूलेशन. इज दिस क्लियर? ठीक. नाउ तो ये आपने एक्सेस देखा कैसे कैसे क्या हो रहा है. इज दिस क्लियर? सो कुल मिला के जब जब ओवेरियन चेंज होगा तब तब यूट्राइन चेंज होगा, इसमें कोई डाउट? क्लियर? नाउ अभी मैंने आपको बोला व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक. मैंने बोला जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो एफएसएचएलएच कम होगा. ठीक, और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एफएसएचएलएच ज्यादा होगा. तो देखो, टॉकिंग अबाउट दिस, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहा हूं तो बेटा ये ओवेरियन हार्मोन्स हैं. क्या है ये? ओवेरियन हार्मोन्स. इज दिस क्लियर? गोनेड से रिलीज होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं गोनेडियल हार्मोन. क्या बोलते हैं इनको? गोनेडियल हार्मोन. और क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन है तो इनका नेचर कैसा होगा? दिस इज स्टेरॉइड इन नेचर. नाउ जीएनआरएच की बात करोगे, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जबकि जब आप एफएसएचएलएच की बात करोगे तो दीज आर गोनेडोट्रोपिन्स. ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं और पिट्यूटरी का कोई हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का नहीं होता. तो ध्यान दो, एफएसएचएलएच गोनेडोट्रोपिन्स हैं जबकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवेरियन हार्मोन्स हैं. दीज आर गोनेडियल हार्मोन्स, नॉट गोनेडोट्रोपिन्स. क्लियर? नाउ अब देखो, मैंने बोला जब एस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा तो जीएनआरएच का लेवल, एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल कम होगा. ठीक, फिर मैंने बोला जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो इनका लेवल इंक्रीज होगा. या तो यस या नो बोलो. तो इसको आप बोलते हो बेटा नेगेटिव फीडबैक. क्या बोलोगे इसे? नेगेटिव फीडबैक. नाउ केवल एस्ट्रोजन के बारे में आपको बता रहा हूं. व्हेन एस्ट्रोजन बिकम्स वेरी हाई, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ये जीएनआरएच को, एफएसएच को और एलएच को क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. क्लियर? एक हार्मोन बढ़े और वो दूसरे को भी बढ़वा दे, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक. इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, मैंने केवल एस्ट्रोजन को ही बोला है कि जब ये ज्यादा होगा तो क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक. क्लियर? नाउ तो एक पॉइंट पर आप ध्यान दें, जब आप एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो मैं दो पॉइंट आपको यहीं क्लियर कर देता हूं. मॉडरेट लेवल, क्या बोल रहा हूं? मॉडरेट. और एक बता रहा हूं हाई लेवल. रिमेंबर, जब एस्ट्रोजन मॉडरेटली हाई होगा तो हमेशा क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक. लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा तो यह हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक. इज दिस क्लियर? तो मैंने बोला जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई है तो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, जब एस्ट्रोजन मॉडरेटली हाई है तो क्या देता है? नेगेटिव फीडबैक. इज दिस क्लियर? नाउ तो उम्मीद करता हूं आपको यहां यह समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवेरियन हार्मोन्स हैं और एफएसएचएलएच पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स. इज दिस क्लियर? नाउ
देखो, हॉर्मोन्स को समझना मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बेसिक्स है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, लेकिन टाइमली रिवाइज करना तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इज दिस क्लियर? सो कीप ऑन रिवाइजिंग, और जैसे जैसे मैं साइड में हूं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? नाउ अब देखो, दो टर्म्स और मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला था मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पररी बंद होती है तब उसको बोलते हैं एमिनोरिया। क्या बोलते हैं उसको? एमिनोरिया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होती है? ड्यूरिंग लैक्टेशन। इज दिस क्लियर? ध्यान दो, ह्यूमन फीमेल के अंदर अगर आप गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो वो कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स। गेस्टेशन मतलब इम्प्लांटेशन से बेबी के पैदा होने तक का जो ड्यूरेशन होता है, जिसको आप प्रेगनेंसी ड्यूरेशन की बात करते हो, वो 9 महीने का होता है। इज दिस क्लियर? नाउ ध्यान दो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन? प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन है कि नहीं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन भी ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा है, तो एफएसएच एलएच कम होगा, एफएसएच भी कम होगा, एलएच भी कम होगा। इज दिस क्लियर? सो इस दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ओवुलेशन होगा? नो। क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नई फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा? नो। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ओवुलेशन भी नहीं होगा, और क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है तो एंडोमेट्रियम टूट ही नहीं सकती, तो बेटा यहां मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। इज दिस क्लियर? सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्या? नो। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो क्या वो वापस प्रेग्नेंट हो सकती है क्या? नो, क्योंकि उस वक्त ओवा ही नहीं है, तो स्पर्म अगर चला भी गया तो फर्टिलाइज किसको करेगा? क्लियर? तो 9 मंथ्स तक क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। नाउ अब बात करते हैं लैक्टेशन। देखो, ह्यूमन बेबी पैदा होने के बाद अगले 6 महीने तक उसे कंपलसरी मिल्क पर फीड करना होता है। क्लियर? नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड। इज दिस क्लियर? क्योंकि मदर्स मिल्क को बेस्ट माना जाता है। क्लियर? क्योंकि डिफेंस कंपाउंड होते हैं, अलग अलग तरह की शुगर वगैरह सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो मदर्स मिल्क इज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड इन ईच एंड एवरी सेंस। तो अगले 6 महीने तक बच्चे को बाहर से एक बूंद पानी तक नहीं दिया जाता। इज दिस क्लियर? नाउ बेबी जितना ज्यादा मिल्क फीड करेगा उतना ही ज्यादा मदर में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, मिल्क सिंथेसाइज करवाने वाला हार्मोन कौन है? प्रोलैक्टिन। सो हाई प्रोलैक्टिन का लेवल क्या करेगा? मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा, बट हाई प्रोलैक्टिन की वजह से गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल कम रहता है। यस और नो? क्लियर? सो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की बात करोगे इन इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर, तो अगले 6 महीने तक अगर मदर बेबी को रेगुलरली फीड करते जा रही है तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा, और ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन गोनेडोट्रोपिन्स को क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक। तो इन 6 महीने यहां पर भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक यहां पर ओवुलेशन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद रहेगी। अरे हां या ना? बोलो। तो अगर बेबी को मदर कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 6 मंथ्स तक फीड कर रही है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी। क्यों? ध्यान से सुनो, जब बेबी पैदा हुआ उसके बाद एंडोमेट्रियम टूट गया कि नहीं? यस। और बेबी पैदा होने के ठीक बाद किसका लेवल बढ़ गया? प्रोलैक्टिन का। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया तो एफएसएच-एलएच कम रहा कि नहीं? क्योंकि एफएसएच-एलएच कम रहा तो नई फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आया ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ी नहीं, तो टूटेगी कैसे? गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? लेकिन ये जो लैक्टेशन की वजह से एमिनोरिया है, ये केवल कब तक होगा? ओनली अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम पार्चुरेशन। ये केवल कब तक है? ओनली अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का मतलब मैंने आपको बताया है बेटा, प्रोसेस ऑफ बर्थ इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन। क्लियर? नाउ अगर कोई मदर 2 महीने बाद ही लैक्टेशन बंद कर दे, ठीक, तो क्या उसमें अगले 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी क्या? नो। अगर 2 महीने बाद लैक्टेशन बंद हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल गिरेगा, ये गोनेडोट्रोपिन्स नॉर्मल हो जाएंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
इज दिस क्लियर? नाउ तो लैक्टेशनल एमिनोरिया कब तक होगा? 6 मंथ्स तक। इसका मतलब अगर कोई फीमेल एक बार प्रेग्नेंट हुई तो रफली उसके अंदर करीब 15 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, जनरली क्या सोचते हैं, अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई तो क्या माना जाता है? वो कंसीव कर गई, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या माना जाता है? वो कंसीव कर गई, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। कैसे हुआ? तो ध्यान दो, रिमेंबर, अगर किसी फीमेल ने कोइटस किया है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और उसके बाद आने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, तो क्या माना गया और क्यों माना गया? तो ध्यान से सुनो। लुक, एग रिलीज हुआ, सपोज कोइटस हुआ तो ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हुआ तो आगे जाके इंप्लांट हो गया, इंप्लांट हो गया तो एचसीजी आया, और एचसीजी ने कॉर्पस ल्यूटियम को बचा लिया, और कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूस सीक्रेट करता रहा, तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी। इज दिस क्लियर? नाउ यहां एक बात कर लूं, बता दूं आपको क्लियरली, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मे इंडिकेट प्रेगनेंसी। I repeat, absence of menstrual cycle may indicate pregnancy, but it may also be due to stress and poor health. तो जनरली menstrual cycle absent होती है तो क्या बताती है वो? प्रेगनेंसी। तो वर्ड मैंने क्या यूज किया? इट मे इंडिकेट प्रेगनेंसी। लेकिन अगर किसी फीमेल में स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, या पुअर हेल्थ की कंडीशन हो, तो भी उसमें क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रह सकती है, या तो यस या नो। क्लियर? नाउ तो ये मैंने आपको बताया हार्मोन्स के बारे में, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक बताया। पॉजिटिव फीडबैक केवल कौन देगा? एस्ट्रोजन, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत में देगा। तो ध्यान दो, हार्मोन्स को आप टिप्स पर रखें, सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑटोमेटिकली ये चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लुक, मैंने आपको बोला था जब जब ओवेरियन चेंज होगा, ओवेरियन चेंज मतलब ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो डेवलपिंग फॉलिकल से क्या सीक्रेट होगा? एस्ट्रोजन। क्या सीक्रेट होगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू कहां पर आएगा? यूट्रस में। क्लियर? मैंने आपको बताया था ओवेरी से जो हार्मोन रिलीज होगा वो कहां काम करेगा? यूट्रस पर, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन कौन है? यूट्रस। तो देखो, जो एंडोमेट्रियम टूट गई, उसके बाद एंडोमेट्रियम को वापस रीजनरेट करवाने का, उसको वापस रिप्लेनिश कराने का काम किसका होगा? एस्ट्रोजन। किसका होगा? तो ये शुरू में एस्ट्रोजन होगा जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़वाने का काम करता है। इज दिस क्लियर? नाउ ओवुलेशन के बाद आप देखते हो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करता है, तो एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। इज दिस क्लियर? बट शुरू में हमेशा अपन किसकी बात करेंगे? एस्ट्रोजन। क्लियर? नाउ तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो इनमें आप डिफरेंस देखें, कैसे कैसे ये एक्ट करते हैं, क्या करते हैं। लुक, एस्ट्रोजन की बात करोगे, इट एक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियम। किस पर एक्ट करेगा? एंडोमेट्रियम। तो देखो, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़वाने का काम किसका? एस्ट्रोजन का। एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़वाने का काम भी किसका? एस्ट्रोजन का। तो ध्यान दो, इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन? एस्ट्रोजन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस वेस्क्युलरिटी। कहां वेस्क्युलरिटी बढ़ेगी? एंडोमेट्रियम। इज दिस क्लियर? तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाने का काम एस्ट्रोजन का, एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़वाने का काम एस्ट्रोजन का। क्लियर? नाउ अब एंडोमेट्रियम पर प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, तो ये भी देखें। लुक, इट इंक्रीजेस द सीक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सा? सीक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम को इंक्रीज करता है। दूसरी बात, इट ऑल्सो इंक्रीजेस एडिसिवनेस। तो देखो, शुरू में ये ग्लैंड दिख रही नॉर्मल है कि नहीं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये और डीप होती चलेगी, और अब हाईली कॉइल्ड और ग्लैंडुलर हो गई। इज दिस क्लियर? नाउ तो ग्लैंड्स को क्या बना दिया? हाईली ग्लैंडुलर। किसने बनाया? प्रोजेस्टेरोन। ठीक, इन ग्लैंड से अब क्या रिलीज होता है? सीक्रेशन, और इस सीक्रेशन को बोलते हैं यूटेराइन मिल्क। क्या बोलते हैं इसको? यूटेराइन मिल्क। क्योंकि जब फर्टिलाइज्ड एग यहां पर आएगा तो उसे ये क्या प्रोवाइड करेंगी? नरिशमेंट। क्लियर? नाउ तो देखो,
सीक्रेटरी नेचर बढ़वाने का काम किसका होगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? साथ में ये एंडोमेट्रियम को क्या बना देगा? स्टिकी, ताकि फर्टिलाइज्ड एग आए और यहां चिपक जाए। इज दिस क्लियर? नाउ दूसरा पॉइंट, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम पर एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? तो मायोमेट्रियम की भी एस्ट्रोजन क्या बढ़वाता है? थिकनेस। क्या बढ़वाता है? थिकनेस। लुक, तो ये मैंने बोला दिस इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में भी क्या बढ़वा देगा? थिकनेस। ध्यान दो, एक टर्म बता रहा हूं, याद नहीं करना। इज दिस क्लियर? लुक, जब सेल की साइज इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। क्लियर? तो ध्यान दो, मायोमेट्रियम में तो क्या होती है? हाइपरट्रोफी। इज दिस क्लियर? लेकिन जब आप एंडोमेट्रियम की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा? हाइपरप्लेजिया। क्या बोलोगे? हाइपरप्लेजिया। इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिक ग्रोथ। इज दिस क्लियर? ना, तो एंडोमेट्रियम तो टूट जाएगी और हट जाएगी, लेकिन मायोमेट्रियम नहीं टूटती। इज दिस क्लियर? तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो थिक मायोमेट्रियम धीरे धीरे सिकुड़कर पतली हो जाती है। क्लियर? तो यहां मैंने आपको हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी के बारे में बताया, लेकिन मैंने याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला। तो आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, एंडोमेट्रियम की थिकनेस किसने बढ़वाई? एस्ट्रोजन ने। मायोमेट्रियम की थिकनेस किसने बढ़वाई? एस्ट्रोजन ने। तो कुल मिला के थिकनेस बढ़ाने का ठेका किसके पास है? तो एस्ट्रोजन के पास है। क्लियर? तो यहां पर बोलता हूं, इट इंक्रीजेस। क्या बोलूं? यहां मैं आपको बोलता हूं, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम दोनों की थिकनेस बढ़ गई, मतलब यूट्राइन वॉल की क्या बढ़ गई? थिकनेस बढ़ गई। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन। किसकी बात करोगे? प्रोजेस्टेरॉन। नाउ प्रोजेस्टेरॉन किस पर एक्ट करता है? एंडोमेट्रियम पर। तो क्या बढ़ा देगा? सीक्रेटरी नेचर। तो ध्यान दो, जब मैं सीक्रेटरी की बात करूं तो बिल्कुल दिमाग में बात आनी चाहिए, यस और नो। ठीक? और एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने की बात होगी तो कौन आएगा? एस्ट्रोजन काम में आएगा। क्लियर? तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने को बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। क्लियर? नाउ अब देखो, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होगा? प्रोजेस्टेरॉन। इट डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एबॉर्शन हार्मोन। क्लियर? अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो फीटस बाहर फेंक जाएगा, एम्ब्रियो बाहर फेंक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एबॉर्शन। लेकिन ये 9 महीने तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रोके रखता है, इसलिए आप इसको बोलते हो एंटी एबॉर्शन हार्मोन। क्लियर? ना, थिकनेस एस्ट्रोजन ने बढ़वाई, लेकिन थिकनेस को मेंटेन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। इज दिस क्लियर? थिकनेस बढ़वा लो एस्ट्रोजन, थिकनेस मेंटेन करवा लो प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हो। क्लियर? डन? तो ये आपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात की। ठीक है? नाउ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ जब इतनी बात बताई है तो 2 टर्म्स में आपको हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूं। लुक, तो यहां मैंने आपको बताया एंटी एबॉर्शन हार्मोन किसको बोला? प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा, सीक्रेटरी नेचर बढ़वाने वाला भी कौन था? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो, लुक, तो कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप बोलोगे FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? इन हार्मोन्स की बात करोगे तो व्हाट दे डू इज दे रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसको रेगुलेट करते हैं? दे रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ दूसरी बात, अब बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो एकदम से कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी? क्लियर? नाउ विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। किसकी बात कर रहा हूं? विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन ओब्लिक ब्लीडिंग। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करवाने का काम किसका था? प्रोजेस्टेरॉन। सो विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग? तो विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नाउ अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डेफर्ड। डेफर्ड का सिंपल मतलब होता है डिलेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डेफर्ड ओब्लिक डिलेड बाय यूज ऑफ व्हाट? ध्यान दो, जब ओवेरियन हार्मोन्स को यूज करोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले किया जा सकता है कि नहीं? यस, ध्यान दो। सो बाय यूज ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स। कौन सा? ध्यान दो, अगर आप
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रखोगे तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी, और एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी तो जब तक नहीं टूटेगी ब्लीडिंग नहीं होगी। इज दिस क्लियर? ध्यान दो, सपोज नेक्स्ट मंथ 3 तारीख को किसी फीमेल का क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है, और उसी 3 के आसपास उसके घर में कोई फैमिली फंक्शन है। अब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले करनी है तो क्या है, वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेगी। क्या लेगी? वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेगी। ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन रहेगी। जब 3 या 4 तारीख को उसका फंक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेना बंद करेगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा और अब एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। इज दिस क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिले किया जा सकता है कि नहीं? यस, बाय यूज ऑफ व्हाट? ओवेरियन हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर? बट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन्स। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बताए थे, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और यही किसको रेगुलेट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्लियर? नाउ अब देखो, हार्मोन्स देखने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताऊं। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब जब ओवेरियन चेंज होगा तब तब यूट्राइन चेंज होगा, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन ही कौन है? यूट्रस। इज दिस क्लियर? नाउ देखो, शुरू के अंदर आपने बात की ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेज होते हैं, तो फर्स्ट फेज की बात करते हो, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। क्लियर? तो ब्लड का लॉस होगा, एंडोमेट्रियम पूरी एक लेयर बनी है तो उसमें सेल्स का लॉस होगा, कनेक्टिव टिश्यू का लॉस होगा। क्लियर? यहां जो ब्लड का लॉस होता है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता, फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्लियर? नाउ अब देखो, किसकी बात कर रहे हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक? तो ब्लीडिंग फेज हुई, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है, दैट इज द फर्स्ट डे। इज दिस क्लियर? नाउ ब्लीडिंग के टाइम पर ऑल 4 हार्मोन्स, चारों के चारों हार्मोन्स क्या थे? कम। एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों हार्मोन्स क्या थे? कम। क्लियर? नाउ अब देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक? पहले 5 दिन तो क्या होगा? ब्लीडिंग की बात करते हैं। पहले 3 दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती है और 3 दिन के बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और 6th या 7th डे पर आते आते बंद हो जाती है। क्लियर? डाउन। अब देखो, शुरू के अंदर सारे हार्मोन कम थे तो ये क्या होगा? एफएसएच भी कम था, लेकिन ब्लीडिंग के लास्ट फेज में कौन बढ़ा? एफएसएच। ध्यान दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैज टू टेक इनिशिएटिव। इज दिस क्लियर? जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ा, करीब 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट हो गई, करीब 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिव हो गई। इज दिस क्लियर? नाउ ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगी सेकेंडरी फॉलिकल में, तो अब 1 से 12, ये 6 से 12 फॉलिकल्स थी, लेकिन सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 1 या 2 ही बची, बाकी सब डीजनरेट कर गई। ठीक? सेकेंडरी से जब टर्शरी बनेगी तो 1 ही बचेगी, और टर्शरी जब मैच्योर हो जाएगी तभी आप इसको क्या बोलते हो? ग्राफियन फॉलिकल। इज दिस क्लियर? तो स्टार्ट 6 to 12 हुई, लेकिन ग्राफियन तक, फॉलिकल तक पहुंचते पहुंचते केवल 1 ही बची। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या बोला आपको? जिस हार्मोन ने इनिशिएटिव लिया था वो कौन था? एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ अगर ये एफएसएच कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा तो और फॉलिकल्स कंटिन्यूसली डेवलप होने लग जाएंगी, इसलिए एफएसएच को रोका जाएगा। इज दिस क्लियर? और इस एफएसएच को रोकने के लिए कौन है पीछे? इनहिबिन। याद करो, इनहिबिन मेनली गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच। अब कौन? ध्यान दो, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स की आप बात करोगे, इनके अंदर मैंने आपको बताया था ग्रेन्युलोसा सेल्स। याद करो, क्या बताया था? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? इनहिबिन, और एफएसएच को कम करवा देंगे ताकि पीछे की और फॉलिकल्स अभी डेवलप ना हो। जो डेवलप होने वाली है उसको पूरा कंप्लीट होने का मौका मिले। इज दिस क्लियर? नाउ तो एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। ठीक? नाउ एफएसएच के बाद इसके ठीक साथ कौन भी काम कर रहा है? एलएच। कौन कर रहा है? एलएच। क्लियर? नाउ अब देखो, एक टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था और मैं अब आपको वापस रिकॉल करवाता हूं। मैंने आपको थीका के बारे में बताया था। मैंने बोला जब थीका पहली बार दिखेगी तो स्टेज वो फॉलिकल कौन सी होगी? दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल।
कौन सी होगी? सेकेंडरी फॉलिकल। तो जब थीका की बात करोगे तो फॉलिकल इज सेकेंडरी, हां या ना? और थीका की बात करोगे तो दिमाग में क्या क्लिक कर गया आपके? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन? एस्ट्रोजन। तो अभी तक प्राइमरी फॉलिकल था तो मैंने कुछ नहीं बोला, एस्ट्रोजन कम है। सेकेंडरी फॉलिकल की बात करोगे, इसमें थीका डेवलप हो गई कि नहीं? तो अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, टर्चरी में और बढ़ा, और ग्राफिन फॉलिकल में और ज्यादा बढ़ा। इज दिस क्लियर? तो थीका मैच्योर होती चली गई और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। मैंने बोला वेरी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। मैंने क्या बोला? वेरी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक। तो ध्यान दो, इसने एफएसएच को बढ़ाया करीब 3 गुना। क्लियर? ये जो ब्लू कलर से बेटा मैं बना रहा हूं ये है एस्ट्रोजन, और जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया वो है बेटा एफएसएच। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, अब रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं वो कौन है? एलएच। एलएच ये था, अब एलएच भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और एलएच भी बढ़ गया। इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो, एफएसएच 3 गुना बढ़ा और एलएच 6 to 10 टाइम्स बढ़ा। क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ? क्यों इतना फर्क हुआ? ध्यान से सुनो, देखो एफएसएच को फिर किसने रोका? इनिबिन। किसने रोका? इनिबिन ने क्या होगा? एफएसएच को बढ़ने से रोका, वरना बहुत ज्यादा होते हैं फिर नई फॉलिकल डेवलपमेंट की मुसीबत खड़ी कर देता। इज दिस क्लियर? ध्यान दो, रिमेंबर एफएसएच और एलएच दोनों मिलकर क्या करवाते हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट की बात करोगे। इज दिस क्लियर? इन दोनों के हाई लेवल की वजह से क्या होगा? प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। यस और नो? और मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो बताओ क्या डेवलप हो गई? सेकेंडरी oocyte। क्या डेवलप हो गई? सेकेंडरी oocyte। यस और नो? अब सेकेंडरी oocyte को बाहर फेंकने का जिम्मेदारी अब अकेले किसके ऊपर आ गई? एलएच के ऊपर, क्योंकि लिक्विड बढ़वाना केवल किसको आता है? एलएच को। तो एलएच का लेवल 6 to 10 टाइम्स बढ़ा, इसने ग्राफियन फॉलिकल में प्रेशर इंक्रीज करवा दिया, और अब ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगी? रप्चर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? नाउ तो करीब 14th डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन। करीब 14th डे पर क्या होगा? ओव्यूलेशन। यस और नो? तो जब एलएच कई गुना बढ़ जाता है इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं इसको? एलएच सर्ज। इज दिस क्लियर? तो मुझे बताइए, ये ब्लू कलर में जो मैंने एस्ट्रोजन बताया, एस्ट्रोजन ने एफएसएच और एलएच दोनों को क्या दिया? पॉजिटिव फीडबैक। तो एफएसएच भी बढ़ा और एलएच भी बढ़ा, दोनों ने मिलकर प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी में कन्वर्ट करवा दिया। इसका मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया कि नहीं? अब केवल एलएच को बढ़ने दो ताकि वो क्या करवा दे? ओव्यूलेशन। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, जब मैं एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं तो अब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा और फिर वापस आगे चलकर बढ़ेगा। यस और नो? ध्यान दो, एलएच ने क्या किया? तो देखो बेटा, जब मैं फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल्स की बात कर रहा था तो एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं बेटा। मैंने बताई थी आउटर थीका लेयर, ठीक? यहां मैंने बोला था oocyte, और अंदर यहां बहुत सारे सेल्स भरे थे, बोला ग्रेन्युलोसा सेल्स। याद आ रहा है आपको? क्लियर? ना अब देखो, पहले एफएसएच हार्मोन था। कौन था? एफएसएच हार्मोन के कहने पर ये थीका और ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या सीक्रेट कर रहे थे? एस्ट्रोजन। तो शुरुआती हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में क्या करवा रहा था? प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम की थिकनेस को क्या कर रहा था? बढ़वाने का काम कर रहा था। यस और नो? लेकिन ध्यान दो बेटा, अब सरकार बदल गई। इज दिस क्लियर? तो अब दादागिरी किसकी आ गई? एलएच। किसकी बात करोगे? एलएच। ये एलएच इसी थीका सेल से बोलेगा तुम एस्ट्रोजन को कम बनाओ और प्रोजेस्टेरोन को बढ़वा दो। क्लियर? इसीलिए आपको एस्ट्रोजन कम होता हुआ दिखेगा। इज दिस क्लियर? और अभी तक प्रोजेस्टेरोन तो रोल में आया ही नहीं था, तो प्रोजेस्टेरोन फ्लैग चल रहा था बेटा। लेकिन अब ध्यान दो, ओवुलेशन से भी पहले क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ओवुलेशन के बाद तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा ही सही, क्योंकि ओवुलेशन के बाद क्या डेवलप होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। यस और नो? तो ध्यान दो, ओवुलेशन से ठीक पहले क्या हुआ? एलएच के कहने पर थीका सेल्स और इन सेल्स ने क्या बढ़ा दिया? ठीक, थीका और ग्रेन्युलोसा ने एस्ट्रोजन तो कम कर दिया और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ा दिया। तो एस्ट्रोजन आपको बेटा कम होता हुआ दिख रहा है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस और नो? अब ध्यान दो,
ये प्रोजेस्टेरॉन है और ये ब्लू कलर में कौन है बेटा, एस्ट्रोजन है। तो बताइए कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है कि नहीं? यस। अब देखो ये हार्मोन का लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का बढ़ता जा रहा है कि नहीं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करोगे तो ओवुलेशन हो चुका है 14th डे पर। 14th डे के बाद कौन सा दिन आया? 22nd डे। 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम की साइज मैक्सिमम है। कॉर्पस ल्यूटियम की साइज सबसे बड़ी कब होगी? 22nd डे पर। क्लियर? और 23rd डे 23वें दिन एंडोमेट्रियम की थिकनेस सबसे ज्यादा होगी। अभी तो एंडोमेट्रियम टूट चुका है इसलिए कम है। अब धीरे धीरे क्या होगा? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ एस्ट्रोजन की वजह से बढ़ती जा रही है, लेकिन 23rd डे एंडोमेट्रियम की थिकनेस सबसे ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ओवुलेशन करवाने वाला हार्मोन बेटा कौन था? LH। LH की वजह से ओवुलेशन हुआ, LH की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हुआ। और अब ध्यान दो, वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा हो गया तो हाई प्रोजेस्टेरॉन ने LH को नेगेटिव फीडबैक दिया। इज दिस क्लियर? और जब LH कम होने लगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे जब 28th डे आएगा उस दिन आप इसे क्या बोल दोगे? कॉर्पस एल्बिकेंस। तो मेरी बात का जवाब दो, किस हार्मोन की कमी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ? तो आपका आंसर है LH। दूसरा क्वेश्चन, किस हार्मोन के बढ़ने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ? तो ध्यान दो, हाई प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH। क्लियर? तो देखो 14th, 15th, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, तो ओवुलेशन के करीब 7 या 8 दिन तक ही LH का लेवल हाई रहेगा। और अब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो LH को कम होना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अगर इंप्लांटेशन होता तो HCG आ जाता, HCG कॉर्पस ल्यूटियम को बचा लेता और पूरी प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहता और हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहता तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटती। इज दिस क्लियर? तो ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो लास्ट 14 डेज होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। मैं फिर वापस बोल रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो लास्ट 14 डेज होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, -14 कर दो, यू विल फाइंड द डे ऑफ ओवुलेशन। नाउ सपोज if menstrual cycle of a female is of 28 days, what will the day of ovulation? The day of ovulation will be 14th day. Now, अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो क्या करोगे? -14, तो आपको पता लग जाएगा डे ऑफ ओवुलेशन क्या है। किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है तो भी क्या करो? -14 करो, आपको क्या पता लग जाएगा? डे ऑफ ovulation. Yes or no? It's so easy. Why? Because last 14 days of menstrual cycle are constant. Clear? Now, तो जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया ये थोड़ा रफ वर्क हो गया। अब मैं आपको ये यहां पर एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर। देखो जो मैंने आपको बोला उसका एक रिपीटिशन देखो बेटा। फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज फर्स्ट 5 डेज की है कि नहीं? ना 6 से लेके 13 डेज तक की बात करोगे इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलोगे? प्री ओवुलेटरी। क्लियर? 14th डे पर क्या होगा? ओवुलेशन, तो इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेशन की बाद वाले को क्या बोलोगे? पोस्ट ओवुलेटरी। क्या बोलोगे इसको? पोस्ट ओवुलेटरी। इज दिस क्लियर? नाउ तो 15 से लेकर 28 डेज, रफली 14 डेज हो गए कि नहीं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 14 डेज कांस्टेंट है कि नहीं? तो ध्यान दो, अगर मैं -14 करूंगा तो क्या आ जाएगा? डे ऑफ ovulation. Is this clear? Now, again, एक बार फिर आपके लिए रिपीट करता हूं। ब्लीडिंग फेज के लास्ट में जाते ही ये ब्लैक कलर से जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो कौन है? हार्मोन FSH। FSH का लेवल बढ़ा और करीब 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स एक्टिवेट हो गई। क्लियर? अब प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी टर्चरी में, और टर्चरी से क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान से सुनिए, 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स दे गॉट एक्टिवेटेड बट ओनली ठीक 1 रीच्ड अप टू द स्टेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इज दिस क्लियर? नाउ एफएसएच का लेवल बढ़ने के बाद कम हो जाएगा क्योंकि इनिबिन इसे कम रखेगा। यस और नो? नाउ अब देखो,
ग्राफियन फॉलिकल की बात करोगे, डेवलप हो गई कि नहीं? अब देखो, मैंने बोला था सेकेंडरी फॉलिकल, यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में एक बात मैंने आपको बताई थी, थीका इंटरना, याद आया? थीका इंटरना, इज दिस क्लियर? ठीक, तो थीका और ग्रेनुलोसा सेल्स की बात करोगे, क्या सीक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन। तो बस थीका दिमाग में आ गया तो एस्ट्रोजन आ जाना चाहिए। अब देखो, एस्ट्रोजन का लेवल पहले कम था, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बढ़ने लगा, टर्शरी में और बढ़ा, और ग्राफियन फॉलिकल की बात करोगे बहुत ज्यादा बढ़ा। तो वेरी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू बोथ एफएसएच एंड एलएच। इज दिस क्लियर? तो आप देखो, एफएसएच बढ़ता हुआ दिख रहा है और एलएच और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लियर? मैंने आपको बताया था एफएसएच केवल 3 गुना बढ़ा, और एलएच की बात करोगे इट इंक्रीजेस 6 to 10 फोल्ड्स, 6 से 10 गुना। क्लियर? तो एफएसएच को तो इनिबिन ने रोक दिया नेगेटिव फीडबैक देकर, तो केवल ये 3 गुना ही बढ़ पाया, यस और नो। लेकिन एलएच का बढ़ना जरूरी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने बोला था एफएसएच और एलएच दोनों बढ़ेंगे, और दोनों बढ़ेंगे तो क्या होगा? मियोसिस 1 कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर? और मियोसिस 1 कंप्लीट होती क्या डेवलप हो गई? प्राइमरी oocyte से क्या बन गई? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte को ओवरी में नहीं रखना, उसे फेंक देना है। इसका मतलब क्या करवा देना है? ओव्यूलेशन। क्लियर? तो देखो, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई, और रफली अगर आप देखोगे तो 14th डे पर बेटा क्या हुआ? ओव्यूलेशन। यस और नो? तो ध्यान दो, एलएच जब अपने पीक पर आता है उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज के बाद, ठीक, एलएच सर्ज के 24 घंटे बाद कभी भी क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। तो ध्यान दो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाईएस्ट पीक किस हार्मोन का है? अगर आप देख सकते हो तो देखो, एलएच का हाईएस्ट पीक है। यस और नो? नाउ नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। अब देखो, ओव्यूलेशन के बाद क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओव्यूलेशन किसने करवाया? एलएच ने। कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनवा रहा है? एलएच। क्लियर? अब देखो, यहां पर आप देखोगे तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बोलो। अब मैंने आपको फिर इसका रीजन बताया था। रीजन क्या बताया था? कि एफएसएच के कहने पर, ठीक, एफएसएच के कहने पर ये जो थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा ये एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही थी कि नहीं? लेकिन अब इनको खुद एलएच के कहने पर क्या करना पड़ेगा? एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम और प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप एस्ट्रोजन को कम होता हुआ देख रहे हो और ये प्रोजेस्टेरोन को बढ़ता हुआ देख रहे हो। यस और नो? ना, अब देखो, इस फेज के अंदर तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और यहां क्या होगा? अब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है कि नहीं? तो देखो, 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे, इट अटेन्स मैक्सिमम साइज, और 23rd डे की बात करूं तो यूट्राइन वॉल की थिकनेस मैक्सिमम होगी। इज दिस क्लियर? तो यूट्राइन वॉल की थिकनेस कब ज्यादा होगी? 23rd डे पर। बट अब ध्यान दो, जब प्रोजेस्टेरोन पीक पर आ गया तो अब किसको कम होना पड़ेगा? एलएच को। हे गाइस, हाई प्रोजेस्टेरोन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एलएच, और अब देखो एलएच कम होता जा रहा है तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होता जा रहा है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। 28th डे पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा और एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। ठीक, तो 28th डे पर ये लेवल गिरा और 29th डे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, तो 29th डे नहीं था, वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन था। इज दिस क्लियर? डन? नाउ अब एक रिलेशन में आपको वापस बताता हूं। देखो, 5 डेज तक ब्लीडिंग फेज, या आपने बोला मेंस्ट्रुअल फेज, इस ओव्यूलेशन से पहले था तो इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। ध्यान दो बेटा, ओवेरी के अंदर अगर आप ध्यान दो तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? तो इस फेज को बोला फॉलिकुलर फेज। क्या बोला इसे? फॉलिकुलर फेज। नाउ टेल मी, डेवलपिंग फॉलिकल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? शुरू में हमेशा एस्ट्रोजन ही रिलीज होता है, क्योंकि टूटी हुई एंडोमेट्रियम को वापस बनवाने की जिम्मेदारी एस्ट्रोजन की है। इसलिए इस फेज को एक और नाम दिया एस्ट्रोजेनिक फेज। यस और नो? एस्ट्रोजेनिक फेज ओवेरी में चल रही है क्या? नो, ये यूट्रस में काम करता है एस्ट्रोजन। ध्यान दो, ओवेरी से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ब्लड के थ्रू कहां पहुंचा? यूट्रस के अंदर, और इसने एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए इसको क्या भी बोल देते हो आप? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलोगे? प्रोलिफरेटिव फेज। तो ध्यान से सुनो, फॉलिकुलर फेज ओवेरी में है, प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन चेंज को आप बोल रहे हो। तो ध्यान दो बेटा, ओवेरियन चेंज एंड यूट्राइन चेंज दे गो हैंड इन हैंड। यस और नो? क्लियर?
अब देखो, ओव्यूलेशन के बाद क्या बोलोगे आप? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद क्या डेवलप होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस फेज को क्या बोल रहा हूं बेटा? ल्यूटियल फेज। इस फेज को क्या बोल रहा हूं मैं? ल्यूटियल फेज। यस और नो? क्लियर? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो इस फेज को बोलता हूं प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। ध्यान दो, यहां दादागिरी किसकी चल रही है? एस्ट्रोजन की। तो यहां दादागिरी किसकी चल रही है? प्रोजेस्टेरॉन की। हे गाइस, दिस इज टर्म्ड एज एस्ट्रोजेनिक फेज, दिस इज टर्म्ड एज प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। यस और नो? और ध्यान दो, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को क्या बनाता है? सीक्रीटरी। बताया था मैंने आपको, जो ग्लैंड्स अभी सिंपल हैं उनको हाईली कॉइल्ड करवा देगा और उनसे क्या करवा देगा? सीक्रेशन रिलीज करवा देगा। इसलिए इसको बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। तो ध्यान दो, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने को क्या बोलते हो आप? प्रोलिफरेटिव फेज। और एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी हो जाए, ठीक, उसको बोलते हो सीक्रेटरी फेज। क्लियर? बोलो। तो ये प्री ओव्यूलेटरी, तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी। इस दौरान यू विल फाइंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो फॉलिकुलर फेज। यहां कॉर्पस ल्यूटियम की बात करोगे तो ल्यूटियल फेज। ठीक, डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ तो एस्ट्रोजेनिक फेज। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉनिक फेज। एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़वा दिया, बोला प्रोलिफरेशन, और इसने एंडोमेट्रियम को सीक्रेटरी बनवा दिया तो बोला सीक्रेटरी फेज। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सीक्रेटरी फेज 14 डेज का होता है? ऑफ कोर्स यस। क्या ल्यूटियल फेज 14 डेज का होता है? यस। क्या प्रोजेस्टेरॉनिक फेज 14 डेज का होता है? यस। तो ये आपने इसके नाम देखे। क्लियर? ठीक, तो ध्यान दो, ओवेरियन चेंज और यूट्राइन चेंज साथ साथ चलते हैं, ये थिकनेस बढ़ती जाती है। इज दिस क्लियर? नाउ अब मैं आपको सिस्टमैटिक इसके पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फेज, दैट इज ब्लीडिंग फेज। क्लियर? ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, जब एंडोमेट्रियम की पूरी ग्रोथ हो चुकी है, उसके बाद एग रिलीज हुआ, ठीक, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम पूरी ग्रो हो चुकी है लेकिन क्या नहीं हुआ? फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो इंप्लांटेशन नहीं हुआ, तो एचसीजी नहीं आया। क्लियर? एचसीजी नहीं आया तो कॉर्पस ल्यूटियम रेस्क्यू नहीं हुआ, और कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट होना स्टार्ट हुआ तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगा, और अब जब ये लेवल गिर गया तो एंडोमेट्रियम टूट गई। इज दिस क्लियर? सो लुक, यहां पर क्या होगा? एंडोमेट्रियम की बात करेंगे, सॉरी, दिस इज एंडोमेट्रियम। क्लियर? इट शेड्स। ये आपने बात की बेटा, एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर टूटेगी तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनल। क्लियर? बट आपके लेवल पर टूटी क्या है? केवल एंडोमेट्रियम। तो ये पूरी लेयर बनी हुई है तो इसमें क्या भी मिलेगा आपको? कनेक्टिव टिश्यू। तो जब स्ट्रेटम फंक्शनल या एंडोमेट्रियम टूट रही है तो कनेक्टिव टिश्यू का लॉस है, कोलेजन फाइबर्स का लॉस है। क्लियर? ब्लड का लॉस होगा, और टिश्यूज वगैरह जो भी उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब का लॉस होगा। इसका था कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, ठीक, ये सारी की सारी चीज। और एक मैंने आपको बताया था अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ध्यान से सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका लॉस होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग या डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte। काम की बात, वैसे तो इसका फेगोसाइटोसिस हो चुका होता है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो किसका लॉस है तो आप क्या बोलोगे? अनफर्टिलाइज्ड एग या डीजनरेटेड सेकेंडरी oocyte का लॉस हुआ। क्लियर? नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करोगे, ये ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्लियर? 4-4, 5-5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो ब्लड की बात करोगे, ब्लड क्लॉट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां क्या मिलेंगे आपको? फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं करता। ना, ये तो एक जनरल सी बात है जो मैंने आपको बताई। ना देखो, दिस इज स्ट्रेटम बेसिल, कैन यू सी दिस? और ये जो आपको दिख रही, दिस इज स्ट्रेटम फंक्शनल। समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक, आपके लेवल पर जवाब केवल एंडोमेट्रियम ही आपको देना होगा। लुक व्हाट हैपेंस, यहां से ब्लड सप्लाई कहां पर जा रही है? स्ट्रेटम फंक्शनल के पास, ठीक। लास्ट में कैन यू सी ऑल 4 हॉर्मोन्स आर वेरी लेस। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन गिर गए और एफएसएच एलएच को बढ़ना है, इसका मतलब इस स्टेज पर चारों हॉर्मोन सभी कम है कि नहीं? तो जब ओवेरियन हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम है तो अब यहां से क्या रिलीज हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा? पीजी। क्लियर? प्रोस्टाग्लैंडिन 2 काम करेगा, एक करवाएगा वैसो कंस्ट्रिक्शन और दूसरा करवाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ वेसो कंस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? देखो, ब्लड कैपिलरी की सप्लाई स्ट्रेटम बेसिल से होती फंक्शनल में जा रही है कि नहीं? इतना स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा कि स्ट्रेटम फंक्शनल में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी।
सपोज एक गार्डन पाइप है, एक पाइप है जिसमें पानी जा रहा है और मैंने उसको इतना दबा दिया कि आगे पानी नहीं जा रहा, तो जिस घास या प्लांट को पानी मिलना था, पानी मिलना बंद हो गया कि नहीं, और धीरे धीरे वो पूरा सूख जाएगा। क्लियर? तो इतना स्ट्रॉन्ग वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ कि स्ट्रेटम फंक्शनल को ब्लड सप्लाई बंद हो गई और फाइनली, तो मैंने बोला वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई स्ट्रेटम फंक्शनल को कम होते होते बंद हो गई और फाइनली स्ट्रेटम फंक्शनल क्या कर गई? डीजेनरेट। अब ध्यान दो, स्ट्रेटम बेसल से स्ट्रेटम फंक्शनल जुड़ी हुई है, ये डीजनरेट हो चुकी, ये मर चुकी, यस और नो। अब ये क्या भी करवा रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डीजनरेटेड लेयर स्ट्रेटम बेसल से टूट जाएगी और जैसे ये टूटेगी तो ब्लड कैपिलरीज के एंड्स खुल जाएंगे, टूट जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने आपको बोला ब्लीडिंग फेज। क्लियर है? नाउ अब ब्लीडिंग फेज के बाद मैं आपको बताता हूं फॉलिकुलर फेज। ठीक है? नाउ आफ्टर ब्लीडिंग फेज लेट्स टॉक अबाउट फॉलिकुलर फेज। देखो, फॉलिकुलर फेज जैसे मैंने आपको यहां समझाया था, किसका डेवलपमेंट होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक? देखो, फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्री-ओव्यूलेटरी फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल क्या सीक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यूट्रस में गया और एंडोमेट्रियम में क्या करवा देगा? प्रोलिफरेशन। क्लियर? अब देखो, एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफडी मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्लियर? ये सारी बात मैं आपको यहां बता चुका हूं। डेवलपिंग फॉलिकल की बात करोगे, दिस विल सीक्रेट एस्ट्रोजन। याद करो, थीका लेयर को क्या सीक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन। और एक मैंने अंदर बताया था ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्लियर? तो बस थीका दिमाग में आ गया तो क्या चीज दिमाग में आ गई? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ेगा और एंडोमेट्रियम में ये क्या करवा देगा? प्रोलिफरेशन। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज एस्ट्रोजन। ठीक? तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज एस्ट्रोजन। नाउ अब देखो, जब आप प्री ओव्यूलेटरी फेज की बात करते हो तो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज का इनिशियल फेज था और ये टर्मिनल था। दिस वाज इनिशियल फेज एंड दिस इज टर्मिनल। ठीक? तो प्री ओव्यूलेटरी के लास्ट में जाकर क्या होगा? एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा बेटा, सो दिस विल गिव पॉजिटिव फीडबैक टू बोथ एफएसएच एंड एलएच। क्लियर? तो एफएसएच तो 2 से 3 गुना बढ़ा और एलएच 6 से 10 गुना बढ़ा। इज दिस क्लियर? नाउ दोनों ने एफएसएच हाई एलएच दोनों ने क्या करवाया? ऊजेनेसिस। क्लियर? तो 2 to 3 टाइम्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ध्यान दो, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ द फॉलिकल दे सीक्रेट इनहिबिन एंड इनहिबिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच। नाउ अब मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद यहां पर आपने क्या देखा? ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte को बाहर फेंकना है तो ग्राफियन फॉलिकल में प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो एलएच की बात करोगे, दिस विल इंक्रीज द एंट्रल फ्लूइड। क्लियर? और एंट्रल फ्लूइड की वजह से प्रेशर इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल विल इंक्रीज, सो द ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर। और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया तो सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन सीलोमिक स्पेस। और ध्यान दो, सीलोमिक स्पेस से फिम्बरी एग को कैच करेंगी तो सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन सीलोमिक स्पेस। ठीक? यहां से फिम्बरी उसको कैच करेंगी, उसके बाद ये कहां पहुंच जाएगा? सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। नाउ एलएच क्या 2 काम कर रहा है? तो ध्यान दो, पहली बात, हे गाइस, इट इंक्रीजेज एंट्रल फ्लूइड। दूसरी बात, एक्टिविटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो देखो, यहां प्रोटियोलाइटिक एंजाइम काम करेगा। क्लियर? तो थीका एक्सटर्ना, ग्राफियन फॉलिकल के बाहर वाली थीका एक्सटर्ना को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डिसॉल्व करेगा और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ओवरी इसको डिसॉल्व करेगा। तो ध्यान दो, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये दीवार कमजोर होती जा रही है। तो ध्यान दो, यही दीवार टूटेगी कि नहीं? तो एलएच ने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की हेल्प लेकर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ओवरी की वीक कर दी और यहां पर थीका एक्सटर्ना इधर वाला वीक कर दिया। तो यहीं से ये चीज रप्चर हुई। कुल मिला के हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज एलएच। आपसे काम की बात एग्जाम में पूछी जाती है, इररिलेवेंट डिटेल्स नहीं पूछी जाती। क्लियर? नाउ सो दिस वाज द शॉर्ट एंड स्वीट मेथड जो मैंने आपको बताया था। नाउ एट द लास्ट लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ओव्यूलेटरी।
पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की बात करोगे, इसको बोलते हो ल्यूटियल फेज, दिस इज टर्म्ड एज प्रोजेस्टेरोनिक फेज, और इसको क्या भी बोलते हो, सीक्रेटरी फेज। याद करो, यही वो फेज है जो 14 डेज का होगा। तो कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, -14 करते ही क्या आ जाता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्लियर नाउ, अब देखो यहां पर क्या हुआ, LH का लेवल इंक्रीज हुआ। LH लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन। क्या हुआ, ओव्यूलेशन। क्लियर। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, क्या डेवलप हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को क्या बना देता है बेटा, सीक्रेटरी। क्या बना देगा, सीक्रेटरी। ध्यान दो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही बढ़ रहे हैं, यूट्राइन वॉल की थिकनेस बढ़ती जाएगी, और मैंने आपको बताया था 23rd डे पर यूट्राइन वॉल मैक्सिमम थिक होगी, और 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम की साइज मैक्सिमम होगी। क्लियर नाउ, अब देखो जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पर आ गया कि नहीं। एंड ध्यान दो, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH। आई रिपीट, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हुआ तो किसको नेगेटिव फीडबैक मिला, LH। LH की कमी की वजह से अब कॉर्पस ल्यूटियम की साइज कम होने लगी। इज दिस क्लियर। तो ध्यान दो, 22nd डे के बाद या 23rd डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना स्टार्ट होगा, साइज कम होती जाएगी। 28th डे पर यह सिकुड़कर बहुत छोटा सा हो जाएगा, उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। तो 28th डे पर जब आप टर्म यूज करोगे तो दैट टर्म वुड बी कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर। और बाकी और दिन जो आप देखोगे 22nd या 23rd डे के बाद जो धीरे धीरे साइज कम हो रही है, दैट इज रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। उस वक्त उसको कॉर्पस एल्बिकेंस नहीं बोलेंगे। कॉर्पस एल्बिकेंस कब टर्म यूज होगी, 28th डे पर। तो देखो, हाई प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू LH। LH की बात करोगे, कम होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर। और 28th डे पर सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स। तो मैंने बोला कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। 28th डे पर प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन बंद कर दिया किसने, कॉर्पस एल्बिकेंस ने। और प्रोजेस्टेरॉन कम होते ही एंडोमेट्रियम टूट गई। तो एंडो शॉर्ट में लिखा है एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम शेड्स एंड ब्लीडिंग स्टार्ट्स। क्लियर। तो ये मैंने आपको सबसे शॉर्ट वे में क्या बताई, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर नाउ, बोलने में मैं ये भी बोल सकता था आपको इनिशियल फेज, टर्मिनल फेज, इनिशियल फेज, टर्मिनल फेज। क्लियर। इनिशियल फेज ऑफ ब्लीडिंग, यहां चारों हार्मोन कम हैं, लेकिन टर्मिनल फेज ऑफ ब्लीडिंग में किसने अपना लेवल बढ़ाया, FSH ने। क्लियर नाउ, प्री ओव्यूलेटरी के इनिशियल की बात करोगे तो ये हार्मोन की बात करोगे, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ कि नहीं। ठीक, प्री ओव्यूलेटरी के टर्मिनल में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई हुआ और इसने FSH LH को क्या दिया, पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर नाउ, पोस्ट ओव्यूलेटरी के इनिशियल के अंदर क्या होगा, FSH और LH रिलेटिवली लो हो गए। भाई यहां तो पीक था, यहां कंपैरेटिवली कम है कि नहीं, रिलेटिवली लो हो गए। और अब कौन बढ़ने लगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरॉन पीक पर आने के बाद फिर नेगेटिव फीडबैक किसको मिला, LH। और अब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होना स्टार्ट हो गया। क्लियर नाउ, तो आपको इनिशियल, टर्मिनल, इन किसी डिटेल्स की ध्यान नहीं रखना, जो आपको शॉर्ट और स्वीट बताया था उस पर आपको फोकस करना है। क्लियर। सो हाईएस्ट पीक इज ऑफ LH. The dominating hormone in the pre-ovulatory phase is estrogen. The dominating hormone in the post-ovulatory one is progesterone. Clear? तो ये सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज होती है, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज होती है, लेकिन मैंने डायरेक्ट किस पर फोकस किया, पोस्ट ओव्यूलेटरी पर। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल।